नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय। आज मैं आपको आपके समक्ष लेकर आया हूँ सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ का। तो सूफी काव्य, अब देखेंगे भक्ति काल की जो निर्गुण काव्यधारा, इस दो को भी दो वर्गों में जो विभाजित किया जाता है, संत काव्यधारा एवं सूफी काव्यधारा। इनमें से प्रथम काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं कबीर, तो द्वितीय काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जायसी, जो सूफी काव्यधारा की प्रमुख कवि के रूप में, प्रवर्तक के रूप में भी इसे देखा जाता है। प्रेमाश्रय शाखा ये प्रेम काव्य परंपरा, प्रेम गाथा काव्य एवं प्रेम मार्गी काव्यधारा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस काव्यधारा के लिए एक नया नाम दिया है, रोमांसिक काव्य कथा काव्य परंपरा। इन सभी नामों में कह सकते हैं सर्वप्रसिद्ध नामकरण जो है, जो इस काव्यधारा के कवियों के लिए सहज स्वीकृत हुआ, वह है सूफी काव्यधारा। इसे प्रेम काव्यधारा भी कहा जाता है, प्रेम मार्गी भी, प्रेमाख्यान भी, लेकिन इसमें सूफी काव्यधारा सबसे प्रमुख रहा। इस वर्ग के कवियों ने प्रेम गाथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया और प्रेम तत्व के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया है। अब इसमें अब देखेंगे कि जो कुछ प्रमुख सूफी कवि हैं, इससे मैं अगले वीडियो में आपको सूफी काव्य क्या है, सूफी शब्द की उत्पत्ति या उनकी प्रमुख कवियों में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ी सी जो है हम लोग सिर्फ सूफी प्रेमाख्यानकों में सर्वप्रथम रचना जो मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, जिसका रचना काल 1979 ईस्वी बताया जाता है। दूसरे प्रसिद्ध सूफी कवि कुतुबन हैं, जिनकी रचना का नाम मृगावती है। इस ग्रंथ का रचना काल जो है, रचना समय 1503 ईस्वी है। सूफी प्रेम काव्य परंपरा में सर्वप्रमुख जायसी, मौलिक मोहम्मद जायसी तथा इनका प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जो 1540 ईस्वी में लिखा गया। इसके अतिरिक्त उनकी अखरावट या आखिरी कलाम फिर या मंजनकृत मधुमालती भी सूफी प्रेम काव्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रकार से जो मुसलमान सूफी कवियों के अतिरिक्त हिंदी कवियों ने भी प्रेम गाथाएं लिखी हैं। इनमें प्रमुख ईश्वरदास कृत सत्यावती कथा तथा दुखहरण दास कृत पुष्पावती भी आपको मिलेंगे। लेकिन हम देखते हैं आज कि सूफी काव्य की प्रवृत्तियां जो हैं, सूफी काव्य की जो विशेषताएं हैं, यह सूफी काव्य में जो लिखी गई जो काव्य हैं, इस काव्य में क्या प्रमुख चीज़ों को उन्होंने उजागर किया है, किन पर उन्होंने विशेष ध्यान केंद्रित किया है। तो संपूर्ण सूफी काव्य को आधार मानते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ ही उनकी विशेषताएं हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला नंबर हम लोग आते हैं मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली। आप देखेंगे सूफी काव्य धारा की अधिकांश कवि मुसलमान हैं, लेकिन उनमें जो धार्मिक कट्टरता का जो अभाव है, इन सूफी कवियों में सूफी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदुओं के घरों में जो प्रचलित प्रेम कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया। जायसी ने जो पद्मावत लिखा, जिसमें प्रेम कथा को लिया, वह राजा रत्नसेन और राजकुमारी पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेम गाथा है। इसमें एक फिल्म भी बनी पद्मावती। इन्होंने चरित्र काव्यों को सूफियों की जो है मसनवी शैली में प्रस्तुत किया है। इस शैली के अंतर्गत वे प्रथम ईश्वर वंदना, उसके पश्चात हजरत मोहम्मद की स्तुति, उसके बाद मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा और फिर साहे वक्त की प्रशंसा की जाती है। इसके बाद
गुरु महिमा का निरूपण करने के साथ साथ अपनी आस्थाओं एवं धार्मिक विश्वासों की विवेचना भी की जाती है। हिंदू कवियों द्वारा भी कुछ प्रेम आख्यान लिखे गए, परंतु उनमें इस पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया। वो वैष्णवी शैली का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से मुसलमान कवि एवं वैष्णवी शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। प्रेम गाथाओं का नामकरण। जो प्रेम गाथाओं का जो नामकरण है वो सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं का नामकरण प्रायः नायिका के नाम पर ही आधारित है। उदाहरण के रूप में आप देखें तो जायसी की जो रचना है पद्मावत का नामकरण इसकी नायिका पद्मावती के नाम पर है। तो मंझन कृत मधुमालती तथा कुतुबन कृत मृगावती, ये नाम जो है रचनाओं का नामकरण भी नायिका के नाम को आधार बनाकर किया गया है। कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जिनमें नायिका के नाम के साथ कथा शब्द जोड़कर नाम रखा गया है। जैसे आप देख सकते हैं सत्यवती कथा। इन काव्य ग्रंथों में नायिका को ईश्वरी जलाल ज्योति और जमाल सौंदर्य से मंडित दिखाया गया है। ये ही ग्रंथ का केंद्र बिंदु भी रही है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके आधार पर किया गया नामकरण नितांत उपयुक्त माना जा सकता है। अधिक अत्याधिक आप देखेंगे कि नायिका के नाम पर ही रचना रखी गई है। मृगावती जो नायिका है मृगावती पर ही है। अब हंसावली देखेंगे तो हंसावली नायिका है। चंदायन की नायिका चंदा है। इसी तरह से मधुमालती की नायिका मधुमालती है। तो इस तरह से नायिका के नाम से ही इस प्रेम काव्य में प्रेम गाथाओं का नामकरण रखा गया है, नामकरण किया गया है। अगले नंबर, अलौकिक प्रेम की व्यंजना। प्रेम गाथा काव्य परंपरा में आप देखेंगे अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम गाथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। राजा रत्नसेन एवं पद्मावती के जिस प्रेम का उल्लेख पद्मावत में किया गया है वह इसी प्रकार का है। यहाँ रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। अतः हम कह सकते हैं कि रत्नावली के हृदय में जो उत्कंठ लालसा पद्मावती से मिलने के लिए है उसे आत्मा की परमात्मा के प्रति मिलन की अभिलाषा ही समझा जाना चाहिए। क्योंकि अलौकिक प्रेम की व्यंजना के कारण सूफी कवियों की रचनाओं में रहस्यवाद का समावेश हो गया है। पद्मावत में आप देखेंगे कथा के बीच बीच में ऐसे संकेत दिए हैं जो पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानने के लिए बाध्य करते हैं। समाशक्ति और अन्यक्ति के कारण पद्मावत में दोहरे अर्थों की व्यंजना करने वाले अनेक प्रसंग आपको देखे जा सकते हैं। कवि ने इन प्रसंगों की योजना अलौकिक प्रेम की व्यंजना करने के लिए ही की है। उदाहरण के लिए पद्मावती के नक्सिक चित्रण में उसकी दंत पंक्ति की जो शोभा का वर्णन करते समय आप देखेंगे संसार के सभी पदार्थों में उस ज्योति को दिखाया गया है। अब देखेंगे कहते हैं कि रवि शशि नखत तिपिही ओही ज्योति रतन पादरत मान की मोती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों के काव्य में पाई जाने वाले रहस्यवादी प्रवृत्ति पर उन्होंने टिप्पणी भी किया है। भावात्मक कोटि का रहस्यवाद स्वीकार किया। यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो जायसी आदि सूफी कवियों में, तो जायसी और उनके आदि सूफी कवियों में रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। तो ये अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है जो हमारे सामने नहीं लौकिक से अलौकिक की ओर जाती हैं। क्योंकि रत्नसेन पद्मावती से प्राप्ति के लिए, क्योंकि पद्मावती अलौकिक है और लौकिक उनके सामने नागमती थी, लेकिन या लौकिक कह सकते हैं रत्नसेन भी था, लेकिन जो जिनकी कोई अता न पता जिसको कहे, जिसकी कोई खबर सिर्फ हीरामन तोता से सुनते ही उनके लिए निकल जाती है।
कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियाँ, अब देखेंगे सूफी कवियों की जो प्रेम आख्यान है ये प्रबंध काव्य है जिनमें कथा तत्व का समावेश है, लेकिन अब इन प्रबंध काव्यों के कथा स्रोत भारतीय पुराण, इतिहास एवं अन्य लोक प्रचलित प्रेम कहानियां हैं। इन कवियों ने जिन प्रेम गाथाओं का चयन किया है वो प्रायः एक ही सांचे में ढली हुई है। कथा वस्तु में अपेक्षित गति न होकर शिथिलता रहती है। वस्तु वर्णन की प्रधानता होने के कारण कथा प्रवाह में व्याघात पड़ा है तथा आप कह सकते कहीं के निरस्ता भी आ गई है। कथा वस्तु में असाधारण एवं रोमांचक घटनाओं की अधिकता भी दिखाई पड़ती है। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में भारतीय एवं ईरानी काव्य रूढ़ियों का समावेश भी किया है। इन प्रेम गाथाओं में प्रायः वे सभी काव्य में रूढ़ियाँ मिल जाती हैं जो परंपरा से भारतीय कथाओं में व्यवहित होती रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन या सुख सारिका द्वारा नायिका का रूप देख सुनकर उस पर आसक्त हो जाना या पशु पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का संकेत प्राप्त करना तथा आप कहें कि मंदिर या उपवन में प्रेमी जुगल का मिलन होना इत्यादि इसी प्रकार कुछ कथानक जो रूढ़ियाँ ईरानी साहित्य से भी ली गई थी। जैसे प्रेम व्यापार में परियों एवं अलौकिक शक्तियों का सहयोग, उड़ने वाली राजकुमारियाँ, राजकुमारी द्वारा प्रेम को गिरफ्तार करवा लेना इत्यादि। जैसे ने पद्मावत में ऐसी ही अनेक कथा रूढ़ियों की योजना की है। मानसरोवर में पद्मावती की सखियों के साथ स्नान करना, नायिका को विरह ताप चढ़ने पर वैद्य द्वारा नाड़ी परीक्षण करना, बारहमासा के द्वारा विरह निरूपण, समुद्री तूफान से नौका का टूट जाना तथा शंकर पार्वती द्वारा सहायता करना, इसी प्रकार की कथानक जो है रूढ़ियाँ हैं। कथा संगठन एवं कथानक जो रूढ़ियाँ हैं, जो रूढ़ हो गया है, जो पहले से जो कथाएं चलती है उसको कहीं न कहीं आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें हम देखते हैं कि चरित्र चित्रण, सूफी प्रेम आख्यानों में अब नायक नायिकाओं के चरित्रांकन अब देखेंगे तो आपको उनमें जो है विविध घात प्रतिघातों का अभाव आपको है। नायक को प्रायः राजकुमार दिखाते हुए उसे सहृदय, साहसी, प्रेमी एवं पर दुख कातर बताया गया है, जबकि नायिका अनिंद सुंदरी, रूप गर्विता, बुद्धिमती, राजकन्या के रूप में चित्रित की गई है। प्राय सभी कवियों ने भारतीय वातावरण एवं मर्यादाओं के अनुरूप नायक नायिकाओं का जो चरित्र चित्रण किया है। प्रेम पथ की कठिनाइयों का चित्रण करते हुए नायक के चरित्र को उभारने का प्राय प्रयास सभी सूफी प्रेम गाथाओं में किया गया है। नायक को नायिका के रूप में सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होकर उसे प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। ये संघर्ष ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाले संघर्षों के द्योतक है। सूफी प्रेम काव्य में मान्योत्तर पात्र भी हैं यथा पद्मावत में हीरामन तोता जैसे एक विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो मानव से इतर है, जो एक तोता है जिसे सुहा कहा गया है। कथा का विकास करने में ऐसे पात्रों की जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, आप देखेंगे अंततः आप कह सकते हैं कि सूफी कवियों का जो ध्यान है चरित्र चित्रण पर उतना केंद्रित नहीं रहा जितना कथा वैचित्र एवं वर्ण विस्तार पर, वर्णन करने की जो क्षमता है उस पर उनको जो जितना बढ़ाने की जो है उस पर रहता है। उन्होंने ऐतिहासिक एवं काल्पनिक दोनों वर्गों के पात्रों की योजना अपनी रचनाओं में की है। ऐतिहासिक पात्रों का व्यक्तित्व भी इतिहास के अनुरूप न होकर कल्पना से अधिक निर्मित किया है। कुछ पात्र काल्पनिक होते हुए भी बेजोड़ हैं। पद्मावत की नागमती इसी प्रकार की एक अद्वितीय पात्र है जो भारतीय रमणी का आदर्श कही जा सकती है। अगले बिंदु पर बढ़ते हैं, लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण।
प्रेम आख्यान कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। जन सामान्य में प्रचलित अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, लोक व्यवहार का सुंदर दिग्दर्शन इन काव्य ग्रंथों में कराया गया है। साधारण जनता के व्रत, उत्सव, तीर्थ, पर्व, लोकाचार और उनके सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विवरण भी इनमें उपलब्ध हो जाता है। अब देखेंगे सूफी कवियों ने हिंदू घरों में जो प्रचलित लोकप्रिय प्रेम कथाओं को किस तरह से अपने काव्य का विषय बनाया था। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के स्थूल सिद्धांतों, रहन सहन और आचार विचार का निरूपण भी इनमें यथावर किया गया है। सूफी कवि हिंदू धर्म एवं संस्कृति की सामान्य जानकारी रखते थे, अतः प्रसंगानुसार प्रसंगवश उन्होंने अपने पौराणिक ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद की भी जानकारी का उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया करते थे। भारतीय साहित्यिक परंपरा के अनुरूप ही इन कवियों ने अपनी रचनाओं में नक्सिक वर्णन एवं बारहमासा शैली की की योजना भी उन्होंने की है। किस तरह से लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण आपको देखने को मिले। भाव एवं रस व्यंजना की बात करें तो सूफी कवियों में मूल रूप से देखेंगे प्रेम, इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। श्रृंगार के दोनों पक्ष आपको मिलेंगे, संयोग और वियोग, मिलन के समय और बिछड़ाव का जो समय है वो दोनों आपको इस काव्य में मिलेंगे। सौंदर्य निरूपण के अंतर्गत नायिका के नक्सिक रूप, रंग, हाव भाव का चित्रण करने के साथ साथ उसकी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता एवं कला विशारदता का उल्लेख भी किया है। स्वयं में श्रृंगार के अंतर्गत रूप चित्रण की प्रधानता रहती है। नायिका का अद्भुत सौंदर्य परमात्मा का ही नूर बताया जाता है। वो संपूर्ण सृष्टि में उसी का आभास उन्हें होता है और स्वयं श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के मिलन का चित्रण करते हुए काम क्रीड़ा का वर्णन भी किया जाता है, जिससे कहीं कहीं अश्लीलता आ गई है। वियोग वर्णन के अंतर्गत उन्होंने बारहमासा की योजना की, बारहमासा शैली को लाया। पद्मावत में नागमती के विरह की जो सुंदर अभिव्यक्ति बारहमासे के द्वारा जायसी ने की है, यह विरह वर्णन आप देखेंगे हिंदी काव्य की अनूठी निधि है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है, नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य का अद्वितीय वियोग वर्णन है। तो आप देखेंगे कि यह विरह वर्णन हिंदी काव्य की अनूठी निधि है, जो श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों की योजना भी इन काव्य ग्रंथों में की गई। अब देखेंगे पद्मावत में गोरा बादल युद्ध खंड के अंतर्गत वीर, रौद्र एवं विवत्स रसों का सुंदर परिपाक आपको दिखाई पड़ेंगे। वस्तु वर्णन की बात करें, प्रेम काव्य ग्रंथों में आप देखें वस्तु वर्णन की प्रधानता दिखाई देती है। ये कवि मूल कथा के साथ साथ वस्तु, दृश्य एवं घटना का विवरण अतिशक्तिपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थी। जैसे कि पद्मावत में वन, वाटिका, समुद्र, पर्वत, नगर, पर्व, उत्सव, भोज सामग्री एवं वस्त्राभूषणों का विविध प्रकार से वर्णन आपको करते हुए जो वस्तु वर्णन की ओर अपनी रुचि दिखाई देती है, वस्तु विशेष की वर्णन करते हुए दिखाई देती है। उन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए वस्तु वर्णन के अंतर्गत अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी किया। इन कवियों के वस्तु वर्णन पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर सरला शुक्ल ने लिखा, कहीं कहीं वस्तु वर्णन इतना विस्तृत है कि उसे कवियों के वस्तु ज्ञान के प्रदर्शन के अतिरिक्त कुतूहल, आकर्षण या प्रभावशीलता में किंचित भी वृद्धि नहीं हो पाती। सूफी कवियों के द्वारा आप देखिए किस प्रकार से अतिशक्तिपूर्ण शैली में किया गया यह वस्तु वर्णन उनके काव्य का एक दुर्बल पक्ष भी माना जाता है, क्योंकि ये बहुत अतिशक्तिपूर्ण वर्णन करती हैं। विहड़, जंगल, वन का भी आप देखेंगे, अगम रास्ता की बात करते हैं।
तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ खंडन मंडन का अभाव आपको मिलता है, क्योंकि सूफी कवियों ने किसी विशेष संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं किया है। संत कवियों में जहाँ आप देखेंगे किस तरह से यह प्रवृत्तियाँ आपको देखने को मिलती है संत कवियों में, क्योंकि उन्होंने सगुण का उन्होंने खंडन किया है और निर्गुण का मंडन करने का काम किया। वहीं आप देखेंगे सूरदास ने निर्गुण का खंडन किया और सगुण का मंडन किया है, लेकिन सूफियों में इसका अभाव आपको मिलता है। इन कवियों ने सूफी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेम गाथाओं की रचना अवश्य की, किंतु कहीं भी किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध एक भी बात नहीं की। इन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए काव्य की सरसता का सहारा लिया, जिसके कारण हिंदुओं में भी ये काफ़ी लोकप्रिय कवि हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की इसी विशेषता को स्पष्ट करते हुए लिखा है। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के समान रूप को दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। सच्चे अर्थों में सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेम की सार्वभौमिक स्वरूप की स्थापना की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखें, अगले बिंदु की ओर आते हैं काव्य रूप के। काव्य का क्या रूप है? इसमें काव्य रूप में आप देखते हैं आचार्य शुक्ल जी ने सूफी प्रेम गाथाओं को फारसी की मसनवी शैली में रचित काव्य ग्रंथों के अंतर्गत माना है और उनके अनुसार इष्ट वंदना, शाहे वक्त का उल्लेख, कथा का सर्गों में विभक्त न होना तथा संपूर्ण ग्रंथ में एक ही छंद का प्रयोग आदि ऐसी विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं, जिनके कारण इन्होंने मसनवी रचनाएं, इसे कहा जाता है मसनवी शैली का इन्होंने उपयुक्त प्रयोग किया है। जबकि अब देखें कुछ अन्य विद्वानों ने इनके मतों को अस्वीकार भी किया है। इनमें प्रमुख रूप से देखें तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखती हैं, उनमें उनके अनुसार इन्हें हमको देखना चाहिए कि कथा काव्य जो कहा जाना उचित इनको मानता है, क्योंकि सूफी कवियों के ये प्रेम आख्यान जो है एक प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं, किंतु इनमें एक सानुबंध कथा की योजना की गई है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने सूफी कवियों के काव्य रूप को स्पष्ट करते उन्होंने भी लिखा है। उन्होंने कहा है, सूफी प्रेम आख्यानक एक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्राय सभी तत्व विद्यमान हैं, किंतु जिसमें इसके साथ ही कथा, आख्यायिका, जैन चरित्र, काव्य एवं मसनवी की भी विशेषताओं का समन्वय हो गया है और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो प्रबंध काव्यों में वर्णात्मकता के लिए दोहा चौपाई शैली सर्वथा युक्त है। सूफी कवियों ने इसी कड़वक शैली को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से आप देखेंगे, अगला अंतिम बिंदु पर आते हैं हम लोग, भाषा एवं अलंकार योजना की बात करते हैं। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जैसे ने पद्मावत में जिस अवधि का प्रयोग किया वो ठेठ ग्रामीण अवधि है, उसमें अब वैसी साहित्यिकता एवं संस्कृत निष्ठता दिखाई नहीं पड़ती है जो तुलसी की भाषा में विद्यमान है। जैसे की भाषा में अवधि की लोक प्रचलित मुहावरे एवं लोकोक्तियों का समावेश भी हुआ है। जैसे की भाषा की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि मुसलमान होते हुए भी उनकी भाषा में अरबी फारसी की अपेक्षा संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों की वरीयता दी गई है। कुछ अन्य सूफी कवियों में क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे आप, उस्मान की भाषा में भोजपुरी का प्रभाव है, तो नूर मोहम्मद की भाषा पर कहीं कहीं ब्रज का प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन सूफी कवियों ने अलंकार की यदि बात करें, अलंकार योजना की बात करें, तो अपनी रचनाओं में उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशक्ति अलंकारों का प्रयोग इन कवियों ने प्रायः सौंदर्य वर्णन में उन्होंने किया है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि उन्होंने उपमानों का चयन भारतीय पृष्ठभूमि से किया है। जैसे कि काव्य में पाए जाने वाले उपमान संख्या की दृष्टि किसी भी कवि की तुलना में सर्वाधिक है। उन्होंने श्लेष, वैतरिक, विभावना, अनुप्रास, संधि और जैसे अलंकारों का प्रयोग भी किया। लेकिन अब देखिए कि प्रेम
आख्यानों में जहाँ दोहरे अर्थों की व्यंजना हुई है वहाँ प्रकरण के अनुरूप समाशक्ति या अत्युक्ति मानी जाएगी। इन कवियों की अलंकार योजना में भाव व्यंजकता अधिक है, चमत्कार प्रदर्शन कम। यही कारण है कि इन काव्य में शब्दालंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। अब यहाँ कहे कि संक्षेप में यदि हम यहाँ कहे तो कह सकते हैं कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में जो सूफी कवियों के प्रेम आख्यानों का जो महत्वपूर्ण स्थान है, इन रचनाओं ने एक और तो प्रेम के ऐसे लोकोत्तर स्वरूप की प्रतिष्ठा की जो ईश्वर तक ले जाने वाला है, तो दूसरी ओर सहिष्णुता, उदारता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। हिंदी के प्रेमाख्यानक काव्यों द्वारा जन साधारण के ज्ञान कोश में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अब देखिएंगे इनके रचिताओं ने दर्शन, धर्म, नीति, कामशास्त्र, ज्योतिष, वैद्य आदि विषयों की जानकारी जो है विशेष रूप में उसमें समावेश है, वो अपनी रचनाओं में भी किया है, क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति में लोग जीवन के विविध पक्षों का सहज रूप से स्वाभाविक चित्रण इन्होंने किया है। इस तरह से हम कहें तो सौंदर्य, प्रेम और विरह की जो त्रिवेणी इन ग्रंथों में उपलब्ध होती है वह अन्यंत्र दुर्लभ है। हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि साहस, त्याग और बलिदान की जो उदात्त वृत्तियाँ इन नायकों के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, उसे उनकी प्रमुख विशेषता माना जा सकता है। अंततः यह कह सकते हैं कि इन रचनाओं में प्रेम के गंभीर, उदात्त एवं भव्य रूप का गरिमापूर्ण चित्रण हुआ है, जिससे इन्हें हिंदी साहित्य की उच्च स्थान प्रदान किया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।